हेलो बेटा, कैसे हो? पढ़ रहे हो ना? पढ़ना ही चाहिए क्योंकि जीवन की लड़ाई में पढ़ाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ते रहना चाहिए। मैं पीएम सर, आपका बायो टीचर, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं भारत के सबसे शक्तिशाली ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। तो बेटा, आज हमारा एकलव्य 2.0 बैच के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, जो आज के स्केड्यूल में था, उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बनेगा। तो ये टॉपिक आज अपन यहां पे कवर करने की कोशिश करेंगे। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो टॉपिक है, ये आपके 12th बोर्ड में भी आएगा, आपके सीटी में भी आएगा, और उसी के साथ साथ आपके नीट में भी आएगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हमें क्या देखना है, क्या पढ़ना है, इसके ऊपर एमसीक्यू कैसे एक्सपेक्टेड है, इस सभी का अंदाजा आपको यहां पे आ ही जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज के इस लेक्चर में हमें क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद हमें यह पता करना है गोल ऑफ आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। उसके बाद है यहां पर बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, स्पर्मिसाइड, कॉन्डम, डायफ्रागम, ये सभी यहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स है जिसकी अपन बात करेंगे। उसके साथ साथ यहां पे आईयूडीज है, आईयूडीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जिसको अपन कहते हैं। उसके बाद यहां पर है फिजियोलॉजिकल डिवाइस, उसके बाद इम्प्लांट, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, उसके बाद एसटीडीज है, और लास्ट में अपन यहां पे देखेंगे इनफर्टिलिटी को कवर करने के लिए अपन आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, आईसीएसआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन का यूज यहां पर करते हैं। ये व्यू हुआ है, इसको एक्चुअली यू करना चाहिए। ओके, तो इतने सभी पार्ट को अपन इस लेक्चर में क्या करने वाले, कवर करने वाले। उसके बाद लास्ट में अपन देखते हैं स्पर्म बैंक एडॉप्शन। ओके, बाकी ये जो दो है ये यहाँ के नहीं है। तो आज का इस पहले टॉपिक की बात अपन करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहा जाता है, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें बस आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, its emotional, behavioral and social aspect along with physical one। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कोई पर्सन है, उसका बिहेवियर, उसके सोशल एस्पेक्ट और उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी, मतलब इन सभी को जब आप एक परफेक्ट तरीके से मानेंगे तब जाके वो पर्सन क्या है, तो वहां पे सेक्सुअली हेल्थ है, मतलब रिप्रोडक्टिवली वो हेल्दी है। ओके, मतलब समझो कोई पर्सन है, उसका सोशल बिहेवियर ठीक ठाक है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस ठीक ठाक है, अपीयरेंस का मतलब है वो फिजिकली फिट भी है, तब जाके अपन उसको क्या, और उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक है, तब जाके अपन उसको क्या कहते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन है। समझो कोई पर्सन है वो मेंटली प्रॉपर नहीं है, मतलब मेंटली एबनॉर्मल है, अगर वो फीमेल है तो उसके बॉडी के अंदर ईएमसी प्रॉपर रेगुलेट नहीं होगी, मतलब वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। अगर कोई मेल है और अगर वो मेंटली हेल्दी नहीं है तो उसके बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं होगा, पेनिस का इरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, इसका मतलब वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर उसका सोशल एस्पेक्ट समझो किसी का खराब है, कुछ लोग सोशल बिहेवियर में जैसे कि वहां पे ठीक ठाक नहीं है, तो उनको भी अपन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन नहीं मानते। या फिर अगर फिजिकली कोई डैमेज है, डैमेज इन द सेंस कि फिजिकली वो फिट नहीं है, तब जाके वहां पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उसके इश्यू आ सकते हैं। तो वहां पर क्या हो सकता है, अपन उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो फिजिकली फिट है, मेंटली स्ट्रांग है, उसके सोशल एस्पेक्ट अच्छे हैं, ऐसे पर्सन को अपन क्या कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन है, ऐसे अपन उसको मान सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? सो यहां पर हमारा जो टॉपिक है ये हमारा यही टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके साथ साथ यहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर अपन कुछ बातें देखते हैं कि इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर हमारा जो भारत है वो सबसे पहले दुनिया में मतलब क्या कहते हैं उसको, लोक संख्या नियंत्रण के ऊपर काम करने वाला, उसके ऊपर कार्य करने वाला हमारा पहला देश हुआ करता था। तो उसके लिए कुछ वहां पे प्रोग्राम्स हुआ करते थे, तो उसके कुछ कंडीशंस थे। ओके, अब ये जो यहाँ पर है उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे क्या दिया है, ऑल दिस
improve programs covered wider area related to reproduction. These programs are currently in operate under the reproductive and child health care program. Okay, मतलब क्या होता था ना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में चाइल्ड की हेल्थ भी वहां पे ध्यान में ली जाती है और उसके मदर की हेल्थ भी वहां पे ध्यान में ली जाती है। तो उसके लिए हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता था, उसको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ऐसे कहा जाता था। तो उसके कुछ वहां पे पॉइंट्स थे, वो क्या क्या पॉइंट्स थे, मतलब गोल ऑफ आरसीएच। ओके, तो आरसीएच के गोल क्या थे हमारे इंडिया के अंदर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव करना मतलब हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा मैटरनिटी मतलब मदर मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हुआ करता था, उसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा हुआ करता था। आपने अगर देखा तो पुराने समय में लोग बच्चे ज्यादा पैदा करवाते थे, मतलब एक एक कपल के 5 6 7 ऐसे तो नॉर्मल बच्चे हुआ करते थे। ओके, वो क्यों हुआ करता था? क्योंकि कभी कभी ऐसी कोई बीमारी आ जाती थी उसमें छोटे बच्चे मर जाते थे, तो अगर 2 3 मर भी गए तभी 2 4 रहेंगे और वो हमारा आगे का घर संभालेंगे या हमारा वो जो वहां पे जो स्पेसीज है जिसको अपन वंश कहते हैं वो बढ़ाएंगे। इसलिए 5 5 6 6 बच्चे नॉर्मली होने देते थे, उसका कारण यही है। ओके, अब ये क्यों होता था? क्योंकि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हुआ था, लेकिन उसके बाद मदर मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा हुआ करता था। ये क्यों हुआ करता था? देखना, आज भी गांव में ऐसा माना जाता है कि डिलीवरी मतलब उस औरत का वो दूसरा जन्म होता है, क्योंकि डिलीवरी के समय बहुत से केस में मतलब कुछ ऐसे केस हुआ करते थे जिसमें उस मदर की डेथ हुआ करती थी। ओके, तो उसको इंप्रूव करने के लिए मतलब चाहे मतलब हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कवर करने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ये आरसीएच प्रोग्राम ने कुछ वहां पे गोल सेट किए थे। तो वो गोल्स क्या थे? पहला है by introduction of sex education in school should be encouraged to provide correct information to youth। मतलब यहां पे क्या किया जाता था, स्कूल कॉलेजेस में सेक्स के बारे में नॉलेज दिया जाता था, मतलब जिसको सेक्स एजुकेशन कहा जाता है। बच्चों के मन में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट हुआ करते थे, तो उसको क्लियर करने के लिए स्कूल कॉलेजेस में आरसीएच क्या करवा रहा था? सेक्स एजुकेशन देने की वहां पे तैयारी करवा रहा था। उसके बाद वहां पे रिप्रोडक्टिव मतलब सेक्सुअल हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस कैसी करनी चाहिए, सेफ सेक्स कैसे होना चाहिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है जिसको अपन एसटीडी कहते हैं या फिर एड्स कहते हैं, इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को बताया जाता था कि कैसे आप सेफ सेक्स प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब सेफ कैसे हो सकता है इसके बारे में वहां पे नॉलेज देने का कार्य कहां पे होना था, मतलब हाइजीनिक सेक्स करने का कैसे किया जाता है इसकी इंफॉर्मेशन स्कूल कॉलेजेस में देने को तैयारी शुरू कर दी थी। उसके बाद है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक वेरियस स्टेप। ओके, विजुअल मीडिया मतलब टेलीविजन के ऊपर यहां पे एडवर्टाइज देना, उसके बाद ऑडियो मतलब रेडियो के ऊपर बातमी देना, उसके बाद प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में पहले ऐड आती थी, 2 बच्चे वही अच्छे, हम 2 हमारे 2। तो ऐसे स्टेप उन्होंने उठाना शुरू कर दिया था। रेडियो पे बीच बीच में एडवर्टाइज आती थी, तो ये भी उन्होंने किया था। उसके बाद है बाय एजुकेटिंग यंगर जनरेशन अबाउट कंट्रोल मेजर प्रीनेटल केयर प्रेग्नेंट वुमन एंड पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद जो एंगर जनरेशन है मतलब जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, जिसको अपन एंगर जनरेशन मतलब जो माता पिता बन सकते हैं, तो उनको पहले एजुकेट किया जाता था कि प्रीनेटल केयर कैसी करनी है। प्रीनेटल मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कैसी केयर करनी चाहिए, इसका नॉलेज देना। उसके बाद पार्चुरेशन के बाद मतलब डिलीवरी के बाद क्या करना, तो डिलीवरी के बाद उस मदर की कैसी केयर करनी चाहिए, उस छोटे चाइल्ड की कैसी केयर करनी चाहिए, इसके बारे में नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। उसके बाद क्या है बाय डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ सोशल इविल्स लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम टेक्स नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम। उसके बाद और क्या किया जा रहा था कि अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो उसके क्या प्रॉब्लम्स है, हमें आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम फेस करनी होगी। आज ही अपन कर रहे, नौकरी नहीं मिल रही है, जनरेशन ज्यादा मतलब लोक संख्या ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए क्राइम रेट ज्यादा बढ़ता है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती तो बेरोजगारी बढ़ती है। तो ये सभी समस्या के ऊपर
चर्चा करवा के लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना, ये कार्य कहां से किया जा रहा था, तो यहां से किया जा रहा था। उसके बाद है बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सैचुरिटी बैन ऑन द एमनियोसिंथेसिस फॉर द सेक्स डिटेक्शन। उसके बाद एमनियोसिंथेसिस नाम की एक टेस्ट हुआ करती थी, जिसके अंदर क्या किया जाता था कि कोई बच्चा अगर वहां पे फिजिकली एबनॉर्मल पैदा होगा या उसको कोई वहां पे थर्ड जनरेशन वाला पैदा हो सकता है, तो ये पता होता था, लेकिन उससे उसका जेंडर भी पता करवा सकते थे। तो इसका मिसयूज किया जाता था कि फीमेल चाइल्ड है तो फिर एबॉर्शन करवाओ, मेल चाइल्ड है तो उसको रखो, तो उसका एक मिसयूज किया जा रहा था, तो उसको वहां पे टालने के लिए भी काम किया था इस आरसीएच ने। उसके बाद है बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ओके, चाइल्ड की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स अपने यहाँ पे दिए हैं, मतलब चाइल्ड हेल्थ केयर ने उसको सेट करवाया था। अब ये क्या है, आपने देखा होगा आंगनवाड़ी में अच्छा स्वादिष्ट स्वादिष्ट मतलब पौष्टिक खाना आता है, तो ये क्या है, ये सब चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आने वाली बातें हैं, मतलब उसके अंडर आने वाली ये सभी बातें हैं। उसके बाद है बाय एजुकेटिंग कपल टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट। ओके, कपल्स को वहां पे एजुकेट किया जा रहा था कि मदर की डेथ ना हो, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही थी। ओके, तो ये बातें आपको, ये 7 गोल्स है आरसीएच के, ये आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं। ओके, उसके बाद है यहां पर अपने देश की लोक संख्या के बारे में कहा है। आज अपने देश की जो लोक संख्या है ये लगभग 350 मिलियंस थी। कब, अपन जब स्वतंत्र हुए, इंडिपेंडेंस के टाइम। उसके बाद यहां पर जो है कि 2000 में ये 1.2 बिलियन के पास हुई, मतलब पहले अपन 35 करोड़ थे, 350 मिलियन मतलब 35 करोड़। इंडिपेंडेंस के टाइम अपन 35 करोड़ हुआ करते थे, उसके बाद 1.2 बिलियन हो गए अपन, मतलब 2000 में 120 करोड़। ओके, उसके बाद 2020 में, मतलब यहां पर 2011 में इतने हो गए अपन, 2020 के दौरान अपन ने 1.35 बिलियन का आंकड़ा पार कर दिया है। ओके, तो 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी चुन के आए थे, तो वो क्या कहते थे, मेरे 125 करोड़ देशवासियों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन अब पिछले चुनाव में वो क्या कहते थे, मेरे 135 करोड़ देशवासियों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो ये वही है 1.35, 135 करोड़। देखना 14 के बाद उनकी जो वीडियोस है उसके अंदर देखो, वो ऐसे ही शुरुआत करते थे, मेरा 125 करोड़ देशवासियों। अब वो बोलते मेरे 135 करोड़ देशवासियों, मतलब 5 से 6 7 साल में हमने 10 करोड़ से आबादी बढ़ा दी है। 10 करोड़, नॉट अ जोक, 10 करोड़, 10 साल में 10 करोड़। एक साल में हम 1 करोड़ बनते हैं बेटा, जो कोई फॉरेन कंट्रीज है उनके पूरे देश की लोक संख्या 1 करोड़ होती है, हम 10 साल में 1 करोड़ बनाते हैं, 10 करोड़ बनाते हैं, एक साल में 1 करोड़, मतलब एक साल में अपन एक देश बनाते हैं, नया देश तैयार कर रहे हैं। ये हम है बेटा, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत है ना। जब बाहर वाले, बाहर के देश के लोग, कुछ लोग अगर ये भाषण सुनते होंगे तो वो बोलते होंगे, यार 5 साल पहले तो बंदा मेरे 125 करोड़ बोल रहा था, आज बंदा बोल रहा है मेरे 135 करोड़ देशवासियों। यार ये कितना तेजी से हुआ विकास है ना कोई बात नहीं बेटा ऐसा ही चलता रहने वाला है। उसके बाद है बर्थ कंट्रोल। अब इतनी आबादी बढ़ रही है तो इसके ऊपर कुछ कंट्रोल तो आना चाहिए, कंट्रोल, उदय कंट्रोल तो होना चाहिए, है ना। किसको खाने को रोटी है नहीं है, फिर भी लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। बच्चे पैदा करना मतलब बेटा कहीं से जाके बस 1 किलो चावल खरीदने की जैसी प्रोसीजर है अपने यहाँ पे, लोगों को इतना आसान लगता है ना। मतलब लोग ये विचार नहीं करते, यार हमारी जिंदगी भी मिडिल क्लास में जा रही है, हम ही गरीबी सह रहे हैं, फिर हम बच्चे पैदा करेंगे वो भी गरीबी में ही जाएंगे, फिर भी बच्चे पैदा कर ही रहे लोग और करते ही जा रहे हैं।
तो इसके ऊपर कंट्रोल आना चाहिए, इसके लिए कुछ अवेयरनेस आनी चाहिए। फिर लोग सरकार के ऊपर बात करेंगे, नौकरी कहां है, बेरोजगारी बढ़ रही है। पागल हो तुम, बुलेट ट्रेन के तेजी से लोक संख्या बढ़ा रहे हो, इतनी नौकरी लाए कहां से और सरकार दे किसको? बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसके ऊपर कंट्रोल आना चाहिए, इसके ऊपर कंट्रोल आना चाहिए। तो कंट्रोल आने के लिए जो मेथड होती है उसको कॉन्ट्रासेप्टिव कहा जाता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो दो टाइप की होती है, एक टेम्पररी मेथड होती है और दूसरी परमानेंट मेथड होती है। टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए आप वहां पे प्रेगनेंसी को रोक सकते हो, और परमानेंट मतलब उसके बाद उस फीमेल में कभी प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो इसी के लिए जो मेथड यूज की जाती है उसको कॉन्ट्रासेप्टिव कहा जाता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव का काम क्या होता है? कभी कभी वो फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करवाते हैं, मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को मिक्स होने से बचाते हैं। कभी कभी वो दोनों का मतलब अब अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तभी इंप्लांटेशन नहीं होने देते, कभी कभी इंप्लांटेशन हो गया तभी उसको टर्मिनेट करते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे अलग अलग पद्धति से काम करते हैं। तो यही मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सी परमानेंट मेथड है और कौन सी टेम्परर मेथड है। तो सबसे पहले अपन यहां पे देखते हैं टेम्परर मेथड। टेम्परर मेथड के अंदर सबसे पहली है यहां पर नेचुरल मेथड, जिसको कहा जाता है रिदम मेथड, जिसको कहा जाता है सेप मेथड। दूसरी है क्वाइटस इंटरप्टस और विथड्रॉल मेथड। तीसरी है लैक्टोरनल एमनोरिया। उसके बाद है केमिकल मींस, जिसको अपन स्पर्मिसाइड्स कहते हैं। उसके बाद है मैकेनिकल मींस, मैकेनिकल मींस में कॉन्डम आता है। उसके बाद डायफ्रैगम, सर्वाइकल कैप एंड ऑल्ट्स आते हैं। उसके बाद आती है बेटा आईयूडीज, आईयूडीज के बाद आता है ओरल डिवाइसेस, उसके बाद आता है इम्प्लांट। तो ऐसे कुछ यहां पर है जो कि टेम्परर मेथड में आते हैं। उसके बाद है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में आती है वैसेक्टोमी और दूसरी आती है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी की जाती है मेल में, ये बेटा मेल में होती है, और ट्यूबेक्टोमी की जाती है बेटा फीमेल में, और ये परमानेंट मेथड है। ओके, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये वाली यहां से डायरेक्ट आपकी एमसीक्यू वाली स्लाइड है, ये #MCQ। यहां से बहुत सारे MCQ आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब आपको पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परर मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ परमानेंट मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेम्परर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, हाउ मेनी given below some temporary method, given below some contraceptive method, how many them are टेम्परर। तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो इन सबके नाम आपको याद रहने चाहिए, तब जाके आप उस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहली है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या किया जाता है? नेचुरल मेथड का मतलब है, मतलब याद रखना बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा तभी क्या होगी? प्रेगनेंसी आएगी, प्रेगनेंसी आएगी तभी बच्चे पैदा होंगे, बच्चे पैदा हो गए तो आबादी बढ़ेगी। हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने का मेन मोटो क्या है? आबादी नहीं बढ़नी चाहिए, आबादी नहीं बढ़नी चाहिए तो बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए, बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए तो प्रेगनेंसी नहीं रुकनी चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं आनी चाहिए तो मेल और फीमेल गैमेट का मिलन नहीं होना चाहिए, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा अल्टीमेटम क्या है? कैसे भी करके फर्टिलाइजेशन को रोक देना। तो फीमेल बॉडी के अंदर ओहा होगा और इसको आके स्पर्म जब फर्टिलाइज करेगा तभी जाके यहां पर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से यहां पर बेबी बनेगा और तभी जाके आबादी बढ़ेगी। तो हमारा मेन मोटो क्या है? ये फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने देना चाहिए। तो नेचुरल मेथड में क्या किया जाता है? जैसे कि यमसी के 14th डे पर ये ओहा सिक्रिट होता है, ये ओहा क्या होता है? रिलीज होता है, सिक्रिट नहीं बेटा, रिलीज होता है। ओके, मतलब ये 14 दिन से 17 दिन तक या फिर 18 दिन तक, 18th डे ऑफ यमसी। ओके बेटा, यमसी मतलब ये 6 दिन जो है, ये 7 डेज, ये 7 डेज जो है, यहां पे चांस है कि ये स्पर्म आके ओहा को फर्टिलाइज करे। 3 दिन तक, मतलब 2 दिन तक 48 आवर तक चांस रहता है स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करेगा। इसकी वायबिलिटी रहती है 73 आवर, 3 दिन तक ये जिंदा रह सकता है और 2 दिन तक ही इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी होती है। उसके बाद स्पर्म आएंगे तभी फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। लेकिन कभी कभी अपन ऐसे मानते हैं कि यमसी प्रॉपर में ध्यान में नहीं है, तो ऐसा एक वीक
मतलब 14th डे से 18th डे ऑफ यमसी, मतलब ये जो एक वीक है यहां पे क्या नहीं करना चाहिए, तो सेक्स नहीं करना चाहिए उस कपल ने। अगर इस 14 से लेकर 18th डे ऑफ यमसी तक ये कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा तो यहां पे फर्टिलाइजेशन होने का चांस कम होता है। 100% नहीं होता, ऐसा है क्या? नहीं, क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब इसको कहा जाता है नेचुरल मेथड, मतलब नेचुरली इस 7th डे तक यहां पे ओहा रहेगा, तो स्पर्म अगर गए तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तब यहां पे प्रेगनेंसी रुक सकती है। लेकिन अभी अगर हमने इस 1 वीक के लिए सेक्स नहीं किया उस कपल ने, तो क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, तो जाइगोट नहीं बनेगा, तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, मतलब वहां पे पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। बात क्लियर है? ओके, तो ये बात है। तो यहां पर क्या किया जाता है? बिफोर एंड आफ्टर 1 वीक ऑफ ब्लीडिंग कंसिडर सेफ टाइम, मतलब 14th डे से पहले वाला 1 वीक और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद का 1 वीक और उसके पहले का 1 वीक, ये 2 वीक सेफ है किसके लिए? सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, तब ओहा नहीं होगा। लेकिन ये 14 से 18वें दिन तक क्या रहेगा? ओहा रहेगा। मतलब ब्लीडिंग के बाद 1 वीक और ब्लीडिंग से पहले का 1 वीक वो कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, तब वहां पे प्रेगनेंसी नहीं रुकने का चांस होता है। ओके, उसके बाद यहां पर दिया है, इसके ऊपर अपन ऐसे मानते हैं कि 14th डे के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे के बाद यहां पर सेक्स नहीं करना चाहिए 1 वीक के लिए। लेकिन ये कैसी 100% सेफ मेथड नहीं है, यहां पे कभी ना कभी प्रेगनेंसी रुकने का चांस हो सकता है। ओके, तो ये नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड समझ में आ गया? ब्लीडिंग का पहले का 1 वीक और ब्लीडिंग के बाद में का 1 वीक वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो 90% चांस है कि यहां पर प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, लेकिन कभी कभी रुक सकती है, इसलिए 100% मेथड सेफ नहीं है। उसके बाद है क्वाइटस इंटरप्टस, या फिर इसको ड्रॉबैक पेनिस कहते हैं, विथड्रॉल पेनिस कहते हैं। क्वाइटस इंटरप्टस मतलब क्या? अगर कोई मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, सेक्स कर रहा है, तो जब मेल का सीमेन रिलीज होने वाला है तो तब वो पेनिस क्या करेगा? विथड्रॉ करेगा। मतलब वजाइनल कैनल से पेनिस को विथड्रॉ करना जस्ट बिफोर इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन से पहले पेनिस को विथड्रॉ करना वजाइनल ट्रैक से, इसको क्या कहते हैं? क्वाइटस इंटरप्टर। ऐसे करेंगे तो सीमेन कहां गिरेगा? बाहर। इसका मतलब सीमेन वजाइनल ट्रैक में नहीं जाएगा, मतलब स्पर्म ओहा तक नहीं जाएंगे। स्पर्म ओहा तक नहीं गए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, आबादी नहीं बढ़ेगी, प्रेगनेंसी यहां पर टर्मिनेट होगी। टर्मिनेट का मतलब बेटा प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो ये मेथड है क्वाइटस इंटरप्टस। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? जस्ट बिफोर इंसेमिनेशन पेनिस विड्रॉल फ्रॉम द वजाइनल कैनल, वजाइनल कैनल से पेनिस को बाहर निकालना, इसको क्या कहा जाता है? क्वाइटस इंटरप्टस। लेकिन कभी कभी प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड में भी स्पर्म होने का चांस हो सकता है, तो ये भी 100% मेथड है क्या? नहीं है। तो ये भी यहां पर 100% मेथड नहीं है। इसको प्री इजैकुलेशन फ्लूइड के अंदर भी यहां पे स्पर्म हो सकते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो ये भी 100% मेथड पर, मतलब 100% सेफ मेथड नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हो बेटा, पेनिस विड्रॉल पेनिस फ्रॉम द वजाइनल ट्रैक बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन से पहले यहां पर इंसेमिनेशन को बाहर करना। ये बात सॉरी, इंसेमिनेशन मतलब इजैकुलेशन से पहले, मतलब सीमेन को इजेक्ट होने से पहले यहां पर पेनिस को बाहर निकालना। तीसरी मेथड है लैक्टेशनल एमनोरिया। याद रखना, लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशनल मतलब लैक्ट मतलब आपको पता है लैक्टोज मतलब दूध। मेथड को याद कैसे रखना है? याद रखना, प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद जब तक बच्चा दूध पीता है या जब तक उस मदर को दूध आता है, तब तक नेचुरली उस फीमेल के बॉडी में यमसी रेगुलेट नहीं होती। मतलब पार्चुरेशन के बाद 3 से 5 महीने तक फीमेल में, कभी कभी ये वैरी करता है उनके हार्मोनल बैलेंस के ऊपर या इम्बैलेंस के ऊपर, मतलब 5 से 6 महीने तक उस फीमेल में फिर यमसी नहीं आती नेचुरली। देखो नेचर कितना खतरनाक है।
मतलब समझो पार्चुरेशन हो गया तो उसके 5-6 महीने तक यमसी नहीं आती। यमसी नहीं आएगी तो ओहा नहीं होगा। ओहा नहीं होगा फॉलोपियन ट्यूब में तो सेक्स हुआ, तब स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर पाएंगे क्या? नहीं। मतलब नेक्स्ट 6 महीने तक नेचुरली कभी भी क्या नहीं होता है, तो वहां पे बच्चा पैदा नहीं कर सकते, मतलब वहां पे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ये बीच में का जो पीरियड है इसको सेफ माना जाता है। पार्चुरेशन के बाद आप 5-6 महीने तक विदाउट प्रोटेक्शन अगर आप सेक्स करते हो तभी वहां पे प्रेगनेंसी रुकने का चांस नहीं होता है। लेकिन ये भी 100% सेफ मेथड नहीं है, कभी कभी हो सकता है। ओके, मतलब ये मेथड जो है ये भी यहां पर फेल होने का चांस है। तो पार्चुरेशन के बाद जो लैक्टेशनल पीरियड है बेटा यहां पे दिया है, इंटेंस लैक्टेशनल पीरियड, पार्चुरेशन के बाद इस पीरियड में वहां पे यमसी रेगुलेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में मिल्क बन रहा है, तब तक एफएसएच सीक्रेट नहीं होता। एफएसएच सीक्रेट नहीं होगा तो फॉलिकल डेवलप नहीं होगे, फॉलिकल डेवलप नहीं होगे तो ओहा रिलीज नहीं होगा। ये इतना अच्छा मैकेनिज्म नेचर ने बना के दिया है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डम्स आईयूडीज वगैरह ये तो अब आए हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ था क्या? नहीं था। तो नेचर ने ही सब साइकिल फिट करके दिया था हमारे बॉडी के अंदर। बात क्लियर है कि नहीं? सर नो, तो ये बात है। क्योंकि बेटा अभी अभी उस फीमेल ने एक बच्चे को जन्म दिया है, मतलब उसके बॉडी का बहुत ज्यादा ताकत खर्च हो चुकी है। लेकिन बेटा जब वो 9 महीना प्रेग्नेंट थी, मतलब लास्ट के कुछ महीने उस कपल में सेक्स नहीं हुआ होगा, वो उसका बच्चा जन्म होने के बाद जब वो मायके से ससुराल आएगी तो ये बंदा तो बोलेगा यार 5-6 महीना हो गया अब ज्यादा नहीं रहा जाता। तो बेटा हो सकता है वो सेक्स करे। अभी अभी एक बच्चा छोटा सा है, उसकी केयर करनी चाहिए, उसको फीडिंग अच्छी देनी चाहिए। लेकिन नेचर को पता है ये पागल नहीं रुक पाएगा, ये बोलेगा पहले तो 2-4 महीना हो गया अब नहीं रहा जाता, और अगर इनके भीतर सेक्स हो गया तो और प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो अभी अभी उस फीमेल ने एक बच्चे को जन्म दिया है, उसकी बहुत सारी ताकत चली गई है, वो अभी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि जो दूसरे बच्चे को जन्म दे पाए। इसलिए नेचर ने खुद क्या कर दिया कि 6 महीने तक यमसी ही नहीं आने देता उस फीमेल के अंदर। तो अगर बाय चांस उस कपल के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी जाए तभी प्रेगनेंसी ना रुके, उस फीमेल को वो बीच में का गैप मिले 6 महीना अपने बॉडी को रिकवर करने का। ये होता है नेचर। बात क्लियर है कि नहीं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड जब लास्ट में आईडीएस आता है उसका मतलब होता है किल, जैसे कि बेटा वीडीसाइड, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को किल करने वाला, वीडीसाइड मतलब जो बेटा वीड्स है उसको किल करने वाला, जरा तन्नाशक मन तो वीडीसाइड। वैसे होता है बेटा स्पर्मिसाइड। ये क्या किया जाता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले फीमेल वजाइनल ट्रैक में इसको अप्लाई करते हैं, और इसको अप्लाई करने के बाद ये क्या करता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, जब इजैकुलेशन हो जाएगा, जब इंसिमिनेशन हो जाएगा, तो उस सीमेन के अंदर जो स्पर्म है उसको ये स्पर्मिसाइड क्या कर देंगे? कील करेंगे। जब स्पर्म किल हो जाएंगे तो स्पर्म ओहा को फर्टिलाइज नहीं करेंगे, मतलब जाइगोट नहीं बनेगा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर स्पर्मिसाइडल फोम होता है, फोम। ओके, फोम ये वजाइनल ट्रैक में अप्लाई कर सकते हैं या फिर पेनिस पर भी अपन लगा सकते हैं। उसके बाद है यहां पे स्पंज है, कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज। उसके बाद क्या है? क्रीम और जेल्स भी होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम या फिर जेल, जो कि वजाइनल ट्रैक में अंदर से अप्लाई करते हैं या फिर पेनिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है स्पर्मिसाइडल जेली। तो ये चॉइस है, किसी को फोम सूट होता है, किसी को जेल सूट होता है, किसी को जेल्स या फिर क्रीम सूट होती है, किसी को स्पॉन्ज सूट होता है, या फिर अब यहां पे है टैबलेट्स भी है, इंसेक्ट्स और टैबलेट्स भी है कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, तो जो जिसको अच्छा लगे यूज करने में, जो ज्यादा सुटेबल होता है इसमें से वो यूज कर सकता है। इनका काम क्या है? स्पर्म को किल करना। तो यहां पे
प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो इसको क्या कहा जाता है? स्पर्मिसाइड। तो स्पर्मिसाइडल साइड्स के अंदर आपको याद रखना है कि जस्ट बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स ये वजाइना में अपन अप्लाई कर सकते हैं, ओके, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को जाके क्या करता है? अटैच होता है और स्पर्म के अंदर वो स्पर्म को इमोबिलाइज करता है, मतलब स्पर्म की जो मोबिलिटी है उसको कम कर देगा, या फिर स्पर्म को क्या करता है? कील करता है। ये बातें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। लेकिन इसके अंदर भी यहां पे चांस है ये मेथड फेल होने का। 100% ये मेथड सेफ नहीं होता कि यहां से आपका 100% यहां पे रुक ही जाएगा। ओके, उसके बाद है कॉन्डम्स। अब याद रखना बेटा, कॉन्डम मतलब ये लुटेक्स फाइबर से बना एक रबर से बना होता है, जो कि दो फॉर्म में आता है। ये है मेल कॉन्डम और ये है फीमेल कॉन्डम। ये वजाइनल ट्रैक में अप्लाई करते हैं, वजाइना के अंदर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने इंडिया में ये वाला यूज करते हैं, मेल कॉन्डम, क्योंकि ये यूज करने में आसान है। इरेक्टाइल पेनिस के ऊपर जस्ट ऐसे अप्लाई कर दिया, उसके बाद पेनिट्रेशन कर दिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। जो कुछ इंसेमिनेशन है, मतलब इजैकुलेशन है बेटा, इंसेमिनेशन नहीं, उसको इजैकुलेशन कहते हैं। इजैकुलेशन है इसके अंदर ही होगा, मतलब सीमेन फीमेल के वजाइनल ट्रैक में जाएगा ही नहीं। वजाइनल ट्रैक में नहीं जाएगा तो स्पर्म वहां तक नहीं जाएंगे, स्पर्म नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा अगर क्या यूज किया जाता है तो कॉन्डम यूज किया जाता है। इस मेथड को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वर्ल्ड वाइड यूज टू अवॉइड प्रेगनेंसी? तो उसका नाम है कॉन्डम्स। इसको अपन फिजिकल बैरियर कहते हैं। ओके बेटा, ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, थीन होता है, और जो पेनिस के ऊपर अपन यहाँ पे यूज करते हैं, मेल या फिर फीमेल के वजाइनल ट्रैक में भी अपन यूज कर सकते हैं, और यहां पर इसके सबसे कम साइड इफेक्ट होते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव किसको कहा जाता है? जिसको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। तो जिसके साइड इफेक्ट कम हो, जो इजीली अवेलेबल हो, जिसकी प्राइस कम हो, यूज टू मतलब इको फ्रेंडली यूज हो, डिस्पोजल के लिए आसान हो, तो ऐसी जो वहां पे डिमांड करते हैं और साइड इफेक्ट सबसे कम हो, ऐसी नेचर, ऐसे फीचर जिस कॉन्ट्रासेप्टिव में है वो सबसे आइडियल, और उसमें बैठता है कॉन्डम। कॉन्डम सब तरफ यूज हो सकता है, सब तरफ, किसी भी मेडिकल में जाओ, ऐसे मेडिकल का जो वहां पे काउंटर रहता है सबसे आगे वही रखे होते हैं, अलग अलग फ्लेवर वाले, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, है ना, ऐसा सब रखा होता है। तो आपको मांगने के लिए ज्यादा कुछ अलग से लिख कर लेने की जरूरत नहीं। ऐसा है क्या, डॉक्टर के पास जाओ, फिर उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखो, फिर मेडिकल में जाओ, फिर वो देखेगा, फिर आपको देगा, ऐसा है क्या? नहीं, फ्रीली अवेलेबल है। मतलब अवेलेबल है फ्रीली, मतलब बेटा अवेलेबल एनीवेयर, वेरी इजी। काउंटर पे जाएंगे, अगर आपको मांगने में शर्म आती है, आप जस्ट उसके ऊपर ऐसा हाथ लगाएंगे और जस्ट ऐसे बोलेंगे इधर उधर देख के, और निकाल के देगा आपको। मतलब सब तरफ अवेलेबल है, यूज करने के लिए आसान है, जस्ट निकालो, इरेक्टाइल पेनिस के ऊपर लगाओ, काम खत्म। यूज करने के लिए आसान है, साइड इफेक्ट सबसे कम है, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है। लेकिन बाकी जो जेली है, फोम है, कभी कभी किसी के स्किन को इसका प्रॉब्लम हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह से पेनिस के ऊपर छाले आ सकते हैं, रेड मार्क आ सकते हैं। तो बाकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उनका कुछ ना कुछ तो वहां पे साइड इफेक्ट है। जैसे आईयूडीज है, आईयूडीज की वजह से हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, फीमेल को कभी कभी वोमिटिंग आ सकती है, हेडेक हो सकता है, फीवर आ सकता है, लेकिन इससे कुछ नहीं है। तो सबसे आइडियल यही है, और इंडिया में सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है, और उस ब्रांड का नाम है निरोध। क्या नाम है? निरोध नाम का जो वहां पर है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेल के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और ये गवर्नमेंट यहां पर इजीली अवेलेबल करवाते हैं। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव और अच्छा क्यों है, ये बस प्रेगनेंसी को नहीं रोक पाता, तो बाकी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस है उसको भी रोकता है, जैसे कि HIV इन्फेक्शन हो गया, एड्स हो गया,
ये उसको भी रोकता है, प्रेगनेंसी को तो रोकता ही रोकता है लेकिन बाकी चीजों को भी रोकता है, इसलिए इसको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है। बात क्लियर है? चलो, तो ये कॉन्डम है, मेल और फीमेल के बॉडी में यूज किया जाता है। उसके बाद है डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स। अब ये क्या है? तो ये रबर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ये फिट किया जाता है फीमेल के सर्वाइकल रीजन के पास। ये क्या करते हैं? स्पर्म की एंट्री यूटेरस में रोक देते हैं, यही काम है इनका। मतलब फर्टिलाइजेशन रुकेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, प्रेगनेंसी नहीं आएगी। लेकिन इसको फिट करने के लिए वजाइनल ट्रैक में एक बार लगा दिया, एक बार लगा देने के बाद ये कुछ 2 3 4 6 महीने उसको अपन रख सकते हैं, उसके बाद उसको निकालना होता है। लेकिन इसको लगाने के लिए एक्सपर्ट नर्स की या फिर डॉक्टर की जरूरत होती है, आप ऐसे नॉर्मली नहीं लगा सकते हो इसको, तो इसमें थोड़े से रेस्ट्रिक्शन आते हैं। अब इसको डायफ्रागम क्यों कहा? बस इसके जो नाम है डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप, तो ये कैप लाइक है इसलिए इसको सर्वाइकल कैप कहा। ये थोड़ा ओल्ड्स है, ओल्ड्स के जैसा है, इसको वॉल्ट्स का, ये डायफ्रागम के जैसा है, इसको डायफ्रागम कहा। तो इसके आकार के ऊपर इसके नाम है, लेकिन इसका बनने का जो प्रक्रिया है ये सबका सेम ही है। देखना, दिस डिवाइस यूज फीमेल मेड विद द रबर, ये कैसे बनते हैं? तो रबर से बनते हैं, और ये सर्विक्स के पास लगा दिए जाते हैं, और इनका काम होता है अवॉइड एंट्री ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्विक्स टू यूटेरस। सर्विक्स से यूटेरस में इसकी स्पर्म की एंट्री नहीं करवा देते ये। तो ये क्या है एक्चुअल में, इसको मैं आपको बताने के लिए यहां पर बात करूंगा। वन शॉट है इसलिए अपन इसको इतना ज्यादा यहां पे प्रॉपरली नहीं बता पा रहे। ये ऐसा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, आप सभी को तो पता है ना? तो बेटा आप सभी को पता है, ओहा जब रिलीज होता है तो ओहा यहां पर आता है फॉलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में, ये ओहा आता है, ये यूटेरस है। ओके, और ये है बेटा सर्विक्स। क्या है? सर्विक्स है। तो समझो हमने डायफ्रागम ले लिया, तो क्या किया जाता है? इस डायफ्रागम को यहां पे ऐसा फिट कर दिया जाता है। ये है बेटा डायफ्रागम। ओके, या फिर इसको अपन सर्वाइकल कैप कहते हैं। ये रबर से बना डिवाइस होता है, और ये नीचे है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मतलब वजाइनल ट्रैक है। मतलब पेनिस कहां तक एंट्री करेगा? यहां तक ही एंट्री करता है। ओके, यहां तक ही पेनिस क्या करता है? एंट्री करता है। अगर इंसेमिनेशन होता है तो इंसेमिनेशन हो गया तो ये यहीं पर होगा, मतलब स्पर्म यहां पर है। ओके, तो इंसेमिनेशन के बाद यहां पर स्पर्म है, लेकिन ये कैप लगाने की वजह से स्पर्म की एंट्री इधर नहीं हो पाती है। मतलब सर्विक्स से ये यूटेरस के अंदर स्पर्म आ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे ये कैप है रबर का। अब ये स्पर्म अगर इधर ही नहीं आएंगे तो यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो स्पर्म वहां से नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, इंप्लांटेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये जो यहां पर सर्वाइकल कैप है या फिर डायफ्रागम है या फिर वॉल्ट्स है, ये क्या करते हैं? स्पर्म के एंट्री को रोक देते हैं। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। लेकिन यहां पे इसको फिट करने के लिए जरूरत होती है एक्सपर्ट डॉक्टर की या फिर नर्स की। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब आईयूडी जो होता है इसके अंदर क्या है? क्लिनिकली डिवाइसेस प्लास्टिक और मेटल, ये प्लास्टिक या फिर मेटल के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये ट्रेन डॉक्टर या नर्स ही इसको यूटेरस के अंदर क्या कर सकते हैं? फिट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या है? लिपलेस लूप है, उसके बाद कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 है। आपको पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉपर रिलीजिंग आईओडी, तो उसके अंदर कॉपर टी, कॉपर 7 और उसके बाद है मल्टीलोड 375। एंड हार्मोन रिलीजिंग आईओडी भी होता है, इसके अंदर है LNG20 एंड प्रोजेस्ट्रेट। ये दो है बेटा हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। 3 प्रकार के
मैंने आपको डिवाइस बताया, लिपलेस लूप ये डबल एस शेप का होता है, कॉपर टी में कॉपर 7, कॉपर टी मल्टीलोड 375 एंड हार्मोन रिलीजिंग में एलएनजी 20 एंड प्रोजेस्टेट। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लिपलेस लूप क्या है। तो लिपलेस लूप है प्लास्टिक का डबल एस शेप का होता है और ये क्या करता है, तो मैक्रोफेज की तरह काम करता है। मैक्रोफेज मतलब यूटेरस के अंदर जो मैक्रोफेजेस है उसको स्टिमुलेट करता है और जो कि यूटेराइन कैविटी के अंदर एक्युमुलेट हो जाती है और वो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, तो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं, मतलब स्पर्म को खाने का काम करते हैं, स्पर्म को एंगल्फ करने का काम करेंगे। मतलब स्पर्म जब एंगल्फ हो जाएंगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो लिपलेस लूप क्या काम कर रहा है, तो लिपलेस लूप क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यह ड्रॉ करके बताता हूं। ओके, तो लिपलेस लूप ऐसा, ये देखो डबल एस शेप का होता है और ये किसका बनता है, प्लास्टिक का बनता है। ओके, ये है लाइपलेस लूप। अब ये लाइपलेस लूप क्या करता है, इस यूटेरस के अंदर जो फैगोसाइटिक सेल है, मैक्रोफेजेस है, ये क्या करता है, मैक्रोफेज है, उसको स्टिमुलेट करेगा। अब इसको स्टिमुलेट करने के बाद जब स्पर्म यहां पे आएंगे, इजैकुलेशन के बाद यहां पे स्पर्म आते हैं, देखना ये स्पर्म आएंगे और यहां पे ए मैक्रोफेज को इसने क्या कर दिया है, स्टिमुलेट कर दिया है। यूटेराइन कैविटी के अंदर ये मैक्रोफेज को क्या कर दिया है, स्टिमुलेट कर दिया है। ये मैक्रोफेज है बेटा। अब मैक्रोफेज क्या करेंगे, इस स्पर्म को खाएंगे। इसको क्या करेंगे, ये मैक्रोफेज इस स्पर्म को खाएंगे। खाएंगे मतलब इसको एंगल्फ करेंगे, इसको फैगोसाइटिक करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे। मतलब मैक्रोफेज क्या करेंगे, स्पर्म फैगोसाइटोसिस होगा। अगर इस स्पर्म को ये खाएंगे तो स्पर्म अब इधर आएंगे क्या, ओहा के पास नहीं, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी रोक दी जाएगी। तो लिपलेस लूप क्या करता है, लिपलेस लूप यूटेरस के अंदर मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से मैक्रोफेज स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करते हैं। मतलब यहां पे स्पर्म का फैगोसाइटोसिस बढ़ जाएगा, मतलब स्पर्म को वो इंगल्फ करेंगे। इस प्रकार से लिपलेस लूप काम करता है। ओके, आपको पूछा जाता है लिपलेस लूप क्या काम करता है, कॉपर रिलीजिंग आईओडी क्या काम करती है और हार्मोन रिलीजिंग आईओडी क्या काम करती है। कॉपर रिलीजिंग आईओडी सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर रिलीजिंग आईओडी कैसे काम करती है, एज अ कॉन्ट्रासेप्शन, तो ओ स्पर्म की मोटिलिटी को कम करवाते हैं और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी को कम करवाते हैं। ये दो चीजें, मोटिलिटी कम हो जाएंगी तो स्पर्म जल्दी से वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेट हो जाएगा, और स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने के लिए 2 दिन में ही जाना होता है ओहा के पास। रिलीज जब ओहा होता है तो उसके 48 आवर में अगर स्पर्म वहां पे पहुंचते हैं तभी फर्टिलाइजेशन होने का चांस बढ़ता है। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी की वजह से मोटिलिटी कम हो जाएंगी तो स्पर्म को पहुंचने में टाइम लगेगा, तब तक उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो फर्टिलाइजेशन रुक दी जाएगा या फिर उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ही कम कर देता है। फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो स्ट्रांगनेस होता है उसके अंदर वो कम कर देता है, इसकी वजह से यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी ऐसे काम करते हैं। और उसके बाद क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म। ओके, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी कैसे कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम करते हैं, तो ये क्या करता है, ये इंप्लांटेशन के लिए सुटेबल नहीं रखता और सर्विक्स को होस्टाइल बनाता है। मतलब इसके वजह से स्पर्म की सर्विक्स से एंट्री ही नहीं हो पाती यूटेरस में, ये एक काम होगा। और अगर स्पर्म की एंट्री हो गई, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तभी जो एंडोमेट्रियम है उसको इंप्लांटेशन के लिए सुटेबल नहीं रखा जाता। इंप्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। मतलब कुछ आईओडी फर्टिलाइजेशन रुकवाते हैं, कुछ आईओडी फर्टिलाइजेशन के बाद इंप्लांटेशन को रुकवाते हैं।
एम क्या है? प्रेगनेंसी नहीं रुकनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, इंप्लांटेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया लेकिन इंप्लांटेशन नहीं होगा तो क्या हो नहीं सकता? प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करते हैं? इंप्लांटेशन के लिए हमारे मतलब उस फीमेल के यूटेरस को सुटेबल नहीं रखवाते और सर्विक्स को होस्टाइल बनाते, मतलब सर्विक्स ही पूरे स्पर्म को खा जाता है, सर्विक्स का रीजन ही। ऐसे काम करती है आईयूडीज। डिले प्रेगनेंसी फॉर लॉन्गर पीरियड, और इसके वजह से वहां पे अपन 2-3 साल के लिए प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं। एक बार आपने कॉपर्टी को यूज कर दिया, मतलब रख दिया यूटेरस के अंदर, तो वो 2-3 साल के लिए काम कर सकती है। तो किसी फीमेल को इंटेंशनली 2-3 साल वहां पे प्रेगनेंसी को रुकवाना है तो वो यूटेराइन मतलब आईयूडीज को यूज करवाते हैं। ओके, उसके बाद ये यहां पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जिसके वजह से यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन होता है फीमेल के अंदर, इसके साइड इफेक्ट्स है। उसके बाद ऑकेजनल हिमोरेज होता है, फीमेल के वजाइनल ट्रैक से कभी कभी ब्लड आता है बाहर। उसके बाद है कैंक्रे ऑफ इन्फेक्शन, चांस ऑफ इन्फेक्शन। ओके बेटा, यहाँ पर ये ड्रॉबैक है, इन्फेक्शन हो सकता है किसी फीमेल को। तो ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स है इस आईयूडी के। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है फिजिकल डिवाइसेस, दैट इज द ओरल डिवाइसेस। फिजिकल डिवाइसेस में अपन देखते हैं, फिजिकल मतलब क्या? टैबलेट्स यूज होते हैं। ओके, टैबलेट्स जैसे कि सहेली नाम की टैबलेट सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अब ये जो यहां पे टैबलेट्स है इसको क्या किया जाता है? पिल्स कहा जाता है। और ये पिल्स जो है ये फीमेल के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन का काम करते हैं, जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्शन कहा जाता है। इस पिल्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन होता है, मतलब ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के जैसा काम करते हैं। ओके, जब यहां पे ये ओहुलेशन को इनहिबिट करते हैं, मतलब ओहुलेशन ही नहीं होने देते, मतलब फॉलोपियन ट्यूब में ओहा ही नहीं आएगा। इसके बाद यहां पर क्या होता है? पिल्स यूज किया जाता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है फीमेल के बॉडी में, प्रोजेस्टेरॉन जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं बेटा, प्रेगनेंसी हार्मोन जो होता है मतलब एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद फीमेल के बॉडी में प्रेगनेंसी नहीं आ मतलब सॉरी एमसी रेगुलेट नहीं होती। अचानक से किसी फीमेल के पीरियड्स रुक जाना यह इंडिकेशन होता है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है। सडनली स्टॉप एमसी, इट इज द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल के अचानक से पीरियड रुक जाते हैं तो चांस है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है। ओके, तो यहां पर क्या नहीं किया करने देते? ओहुलेशन नहीं होने देते, मतलब एमसी रुक दी जाती है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उस फीमेल के बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी एमसी टर्मिनेट होती है। और प्रोजेस्टेरॉन का साइड इफेक्ट होता है ड्राय वॉमिटिंग, ज्याला कोरड्या उलट्या म्हणतात। त्या कोरड्या उलट्या काय असतात तर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ब्लड मध्ये वाढलाय त्यावेळेस त्या कोरड्या उलट्या येतात। ये कभी होता? ये कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद। लेकिन अब किसी को प्रेगनेंसी ही नहीं चाहिए तो क्या किया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ाने वाली पिल्स खाई जाती है। ये पिल जब वो फीमेल खाएगी तो उसके ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। लेवल बढ़ेगा तो एमसी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। एमसी स्टॉप होगी तो ओहा रिलीज नहीं होगा, ओहा रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का चांस कम किया जाएगा। तो इसके बेसिस पर ये यहां पर ओरल डिवाइस क्या करते हैं? काम करते हैं। ओके, इस पिल के यहां पर कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नॉसिया, वेट गेन, टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट एंड साइड ब्लड लॉस, स्लाइड ब्लड लॉस इन मेंस्ट्रुअल पीरियड। जैसे नॉसिया, मळमळणे, कोरडी उल्टी येणे, असं ये वाला होता है। उसके बाद और क्या हो सकता है? वेट गेन, उस फीमेल का वेट बढ़ सकता है। उसके बाद और क्या हो सकता है? टेंडरनेस हो सकता है। ब्रेस्ट का यहां पर क्या हो सकता है? टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट ऐसे तने जाते हैं। ओके, ऐसे कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। उसके बाद है यहां पर फीमेल के अंदर ये जो यहां पर जो आईयूडीज है ये नॉर्मली तो स्टीरॉयड से बनते हैं इसलिए इसके साइड इफेक्ट है, लेकिन नॉन स्टीरॉयडल आईयूडी भी
आज मार्केट में उपलब्ध है, जिसका नाम है सहेली। और ये नॉन स्टेरॉइडल होने की वजह से फीमेल में ये सबसे ज्यादा फेमस है, सहेली नाम की आईयूडी, जो कि गवर्नमेंट से दी जाती है। नॉर्मली ये तो दी जाती है बेटा, गवर्नमेंट से भी कभी कभी दी जाती है ये फ्री में सरकारी अस्पताल में। और ये जो है इसको सरकार ज्यादा स्पॉन्सर करता है क्योंकि ये नॉन स्टेरॉइडल है, सहेली आईयूडीज। ओके, चलो नेक्स्ट है इम्प्लांट। अब इम्प्लांट, किसी फीमेल को 5 से 6 साल के लिए अब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है ना, ऊंचे ऊंची फैमिली, अब वो बोलते अभी हमने फैमिली प्लानिंग कर दी है, अभी नेक्स्ट 5 to 6 ईयर आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर, ऑन माय जॉब, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक चांस ऑफ चाइल्ड बर्थ। उसके बाद हम चाइल्ड बर्थ का चांस, मतलब उसके बाद हम माता पिता बनने का चांस ले सकते हैं, तब तक हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ, तब तक बच्चा नहीं चाहिए तो बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव में खर्चा है, कॉन्डम यूज करेंगे तो प्रॉपर सेक्स का फील नहीं आएगा, सहेली जैसी कुछ वहां पे आईयूडीज यूज करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट जरूर है, लेकिन वही फिर 1-2 साल के बाद निकालनी पड़ेगी। उससे अच्छा एक मेथड है इम्प्लांट। स्किन के नीचे एक ऐसा छोटा सा डिवाइस होता है जो कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के जैसा ही काम करता है, जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होता है ना उसके जैसा ही होता है। ऐसा एक मेटल का छोटा सा स्ट्रिप होता है, उसको स्किन के नीचे फिट किया जाता है और वो 5 साल के लिए धीरे 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 ब्लड के अंदर हमेशा उस हार्मोन का लेवल बढ़ाएगा जो कि यमसी को मेंटेन करते हैं, मतलब यमसी को नहीं आने देते। तो इसको कहते हैं इम्प्लांट। इम्प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि स्किन के नीचे इसको प्लांट किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। ओके, तो ये बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि फीमेल से यूज किया जाता है। ऐसी टाइनी थिन रॉड होती है, ओके, मैच स्टिक के जितना इसका साइज होता है। जैसे कि आपने बेटा मैच स्टिक देखी है, मैच स्टिक, काडी पेटी मधली जी काडी असते तेवढी याची साईज असते, ती स्किनच्या इथे खाली अशी फिट केली जाते आणि ती कंटिन्यू त्या फिमेलच्या बॉडीमध्ये हार्मोनची लेवल वाढवते। ओके बेटा, आणि इम्प्लांटेट केल्यानंतर ही प्रोजेस्ट्रॉन आणि इस्ट्रोजनची लेवल वाढवते। आता प्रोजेस्ट्रॉन आणि इस्ट्रोजनची लेवल वाढतीये म्हणजे त्यामध्ये त्या फिमेलमध्ये एमसी रेग्युलेट होणार आहे का? नाही, म्हणजे हे काय करणार आहेत? ओव्युलेशनला स्टॉप करणार आहेत। ये ओव्युलेशन को क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे, तो फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो 3 से 4 साल के लिए अगर किसी फीमेल को इंटेंशनल कोई वहां पे बच्चा नहीं चाहिए तो वो ये आईयूडी यूज कर सकती है। देखना बेटा, ये ऐसी तीली जितनी ये छोटी सी थिन रॉड है जो आर्म के स्किन के नीचे यहां पे फिट कर दी जाती है। ओके, ध्यान रखना है बस। उसके बाद है परमानेंट आईयूडीज, जिसके अंदर आता है वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी ये किसमें किया जाता है? मेल में किया जाता है। मेल में क्या किया जाता है? ये जो यहां पर वैसा डिफरेंसिया है, इस वैसा डिफरेंसिया को कट करेंगे और इसको यहां पर ऐसा बांध देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? देखना, सीमेन तो तैयार होता है, सिमिनल वेसिकल से सिमिनल फ्लूइड आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टैटिक फ्लूइड आएगा, लेकिन यहां पे सीमेन बनेगा, लेकिन सीमेन में जो स्पर्म यहां से आते हैं ये स्पर्म इधर ही रह जाएंगे। तो सीमेन में क्या नहीं होंगे? स्पर्म नहीं होंगे। सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे तो वो सीमेन अगर इंजेक्ट हो भी गया, मतलब इजैकुलेट हो भी गया फीमेल ट्रैक में, तभी सीमेन में स्पर्म ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी, लोक संख्या नहीं बढ़ेगी। तो इसे कहते हैं वैसेक्टॉमी, और ये की जाती है मेल में। दूसरा है ट्यूबेक्टॉमी। इंडिया में वैसेक्टॉमी ज्यादा नहीं होता है, इंदिरा गांधी ने बस 1973 में ज्यादा से ज्यादा किया था। आनी बानी का जो पीरियड था उसमें लोगों को उठा के ले जाते थे, उसका कट करवा के ही लाते थे, वैसेक्टॉमी करवाते थे। अपने इधर ज्यादा से ज्यादा ट्यूबेक्टॉमी की जाती है। ओके, ज्याला गावाकडे म्हणतात ऑपरेशन झालंय तिचं, ऑपरेशन झालंय। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है? ये फॉलोपियन ट्यूब है, इसको कट कर दिया जाता है और ऐसा इसको बांध दिया जाता है, जिसके कारण क्या होगा? जब यहां से ओहा रिलीज होगा तो ओहा यहां तक आएगा, लेकिन इस फॉलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में ओहा नहीं आएगा। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा यहां से स्पर्म आएंगे, लेकिन स्पर्म को कभी भी यहां पे ओहा मिलेगा क्या? नहीं। स्पर्म और ओहा का मिलन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ट्यूबेक्टॉमी क्या करता है? काम कर देता है। ओके,
उसके बाद है यहां पर नेक्स्ट पार्ट हमारे डिस्कशन का, एसटीडीज। एसटीडीज मतलब क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर यहां पर कुछ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी इसको कहा जाता है, इसको और एक नाम से जाना जाता है वेनिरियल डिसीज, या फिर और एक नाम से जाना जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, RTI। ओके, और इसके अंदर कुछ डिसीजेस आपको दिए हैं, इसके अंदर कॉजिटिव एजेंट्स हैं, उसके बाद सिम्टम्स है, सिम्फिलिस है, और उसके बाद यहाँ पे सॉरी इधर क्या है? नेम है, पॉजिटिव एजेंट्स है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिम्फिल्स है। सिम्फिल्स क्यों होता है? सिम्फिल्स होता है यहां पर ट्रेपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया की वजह से होता है। ओके, उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होता, 3 to 4 वीक। इन्फेक्शन के बाद 3 से 4 वीक तक ये आइडेंटिफाई नहीं होता, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ओके, उसके बाद यहां पर इन्फेक्शियस साइट क्या है? तो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जेनाइटल ट्रैक है, और वहां पे ओरल रीजन है। सिम्टम्स क्या है? प्राइमरी लेसन कॉल्ड द कैंक्रे एट साइट ऑफ इन्फेक्शन। कैंक्रे इज फाउंड ऑन एक्सटर्नल जेनाइटल, स्किन रैशेस। उसके बाद क्या है? हियर लॉस है। उसके बाद क्या है? पैरालिसिस है। उसके बाद क्या है? डीजनरेटिव चांस ऑकर इन हार्ट एंड ब्रेन। ये चीजें इसके सिम्टम्स की है। उसके बाद दूसरा है यहां पर गोनोरिया। ये दोनों थोड़े से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, थोड़े से डेंजर है। ओके, पैरेलल टू एड्स। उसके बाद यहां पर पॉजिटिव एजेंट क्या है? नाइजेरिया गोनोरी बैक्टीरिया ही है। मेल के अंदर 2 से 14 डेज तक नहीं होता है, फीमेल के अंदर 7 से 21 दिन तक नहीं होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन के पास इसका इन्फेक्शन होता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक के पास होता है, उसके बाद थ्रोट और आईज में होता है। मेल के अंदर यहाँ पे पैराइटल ब्लॉकेज आता है, यूटेरस, उसके बाद रिप्रोडक्टिव डक्ट्स के पास आता है, पस, पेनिस में पस आता है। उसके बाद बर्निंग फील होती है बेटा यूटेराइन ट्रैक में। उसके बाद अर्थराइटिस होता है। फीमेल के अंदर बेटा पेल्विक इन्फ्लेमेशन होता है, यूरिनरी ट्रैक के पास होती है, स्टेरिडिटी आ जाती है, अर्थराइटिस आ जाता है। चिल्ड्रन बॉर्न टू अफेक्टेड मदर सफरिंग फ्रॉम दिस। ओके, ये मदर से चाइल्ड के पास भी आ जाता है। उसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट आपको दी गई है। ओके, प्रिवेंशन इतना ही है, हाइजीनिक से सेक्स करो, अननोन पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, यहाँ पे एंटीबायोटिक दिया है पेनिसिलियन, और यहाँ पे है बेटा सेफिक्सिन। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर आपको याद रखना था। उसके बाद है इनफर्टिलिटी। उसके बाद क्या है? इनफर्टिलिटी। मुझे एक बात बताना, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? कुछ कपल होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता नेचुरली, मतलब उनको माता पिता बनने का कभी सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसे माता पिता के सामने, ऐसी जो कपल होते हैं, ऐसे लोगों के सामने पहले एक ही रास्ता था कि वो किसी बच्चे को गोद ले, वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी कुछ ऐसे चांस होते हैं, मेल के अंदर स्पर्म का काउंट कम होना, स्पर्म कम होना, स्पर्म कमजोर होना, फीमेल के अंदर भी यमसी के अंदर ओहा रिलीज नहीं होना, ऐसे कुछ वहां पे कारण हो सकते हैं। कभी फॉलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ वहां पे कारण हो सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इनफर्टिलिटी आती है। लेकिन आज इसको ओवरकम करने के लिए अपन यहाँ पे IVF करते, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा के अलग अलग मेथड से उन कपल्स को माता पिता बनने का सुख अपन दे सकते हैं। ओके, तो यही है इनफर्टिलिटी के अंदर। तो यहां पर जो बताया गया है वो ऐसी चीजें हैं, इसमें इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये एसोसिएट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको आर्ट वगैरह कहा जाता है, तो IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है? मेल से स्पर्म निकालते हैं, फीमेल से ओहा निकालते हैं, और उनको लैब में फर्टिलाइज करा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर जब मेल और फीमेल गैमेट को मिक्स करवाया जाएगा और वहां से जाइगोट बनेगा, तो उसको कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहां पर इस जाइगोट को क्या कर दिया जाता है? फिर लैबोरेटरी में यहां पे स्टिमुलेट कर दिया जाता है, और उसके बाद जाइगोट को अर्ली एम्ब्रियो के स्टेप में, या फिर जाइगोट को, या फिर अर्ली एम्ब्रियो के स्टेप में, जैसे कि ब्लास्टोमियर हो गया, इस स्टेप में क्या किया जाता है? फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है फर्दर डेव्हलपमेंट के लिए। आपल्या डोक्यात काय असतो माहिती का?
इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन म्हणजे टेस्ट ट्यूब बेबीमध्ये पूर्ण बेबीज त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये तयार होते असं नसते बेटा. फक्त आपण झायगोट किंवा अर्ली एम्ब्रियो कुठे बनवतो लॅबोरेटरीमध्ये आणि त्याच्यानंतर तो झायगोट किंवा अर्ली स्टेप मधला एम्ब्रियो जसं की ब्लास्टोमियरच्या स्टेप मधला एम्ब्रियो तो घेतो आणि परत तो फॉलोपियन ट्यूब मध्ये सोडतो. त्याच्यानंतर तो इम्प्लांटेशन मध्ये जातो आणि त्याच्यानंतर त्याची फर्दर डेव्हलपमेंट यूटेरस मध्येच होते. इसको आई विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. अब अपन कौन से स्टेप में उसको छोड़ते हैं उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपको यहां पे बता दी जाती है. तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाता है, देखो ओहरी से क्या कर दिया जाता है, अपन ओहा निकाल देते हैं. अब ये ओहा है, ओहा है, ओके, ये क्या है, ओहा है. उसके बाद मेल का स्पर्म अपन निकालते हैं और इस स्पर्म को इसके साथ क्या करवाते हैं, मतलब स्पर्म को इस ओहा के पास ऐसे फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं. अब इसका फर्टिलाइजेशन जब होगा तो यहां पे जाइगोट बनेगा, फिर ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट का ये डेवलपमेंट होगा और उसके बाद ये जो अर्ली एम्ब्रियो है या फिर ये जाइगोट है या इसको अपन अर्ली एम्ब्रियो कहते हैं, इसको अपन कैथेटर की मदद से कहां भेज देते हैं, तो यूटेरस में भेज देते हैं. फिर इसका यहां पे इम्प्लांटेशन होगा और यहां पे इसकी यहां पर डेवलपमेंट हो जाएगी. तो हमने फर्टिलाइजेशन जो है ये कहां कर दिया है, आउटसाइड कर दिया है, आउटसाइड द बॉडी. इसीलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. बात क्लियर बेटा, यस और नो. चलो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद है जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर. जिफ्ट का अर्थ क्या है, जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर. यहां पे अपन एम्ब्रियो को कौन से स्टेप में भेज देते हैं, फॉलोपियन ट्यूब में, जाइगोटिक स्टेप में. मतलब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो फीमेल को यहां पे ओहुलेशन के लिए, स्टिमुलेशन के लिए FSH के इंजेक्शन लगवाते हैं क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा ओहा चाहिए. अब इसको स्टिमुलेशन के इंजेक्शन लगवाने के बाद एक से ज्यादा ओहा इस ओहरी में रिलीज हो जाएगा. फिर अपन क्या करेंगे, कैथेटर की मदद से, कैथेटर की मदद से क्या करेंगे अपन, यहां से ओहा कलेक्ट करेंगे. ओके, अब ये जो ओहा मिला है इस ओहा के ऊपर अपन क्या छोड़ेंगे, मेल से उस फीमेल का जो हस्बैंड है उससे अपन स्पर्म कलेक्ट करेंगे, फिर यहां पे छोड़ देंगे. फिर यहां से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा. यहां से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा. ये देखना ये क्या है, जाइगोट है. अभी जाइगोट को निकालेंगे और अपन फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे. ये क्या है, जाइगोट है और इसको फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे. अगर अपन जाइगोट को फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो इस IVF को क्या कहा जाता है, जिफ्ट कहा जाता है. क्या कहा जाता है, जिफ्ट कहा जाता है, जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर. ओके, अब यहां पे ये कब किया जाता है, अगर किसी फीमेल के पास उसके फॉलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस है. आपको बोला जाता है कि एक फीमेल है उसके फॉलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस है तो आप उसको कौन सा IVF सजेस्ट करेंगे. तो फॉलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस है, इसकी वजह से क्या नहीं हो रहा था, यहां से जो ओहा रिलीज होगा वो फॉलोपियन ट्यूब को ऐसा कवर करके नहीं आता था क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस थे. इसकी वजह से हम इसका जाइगोट बना के फॉलोपियन ट्यूब में छोड़ रहे हैं. तो जिफ्ट कब किया जाता है, जब फॉलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस हो. ओके, ये बात आपको यहां पर बता देनी चाहिए थी. उसके बाद है गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर. अब किसी फीमेल के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ओहम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर टू फॉलोपियन ट्यूब, अनदर प्रोवाइड स्टिमुलेट द एनवायरनमेंट, द फर्टिलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट. तो यहां पे अपन क्या करते हैं, किसी फीमेल के, मतलब अभी ये मेल है, मेल के पास जो स्पर्म है ना ये वीक है, फीमेल का फॉलोपियन ट्यूब क्लियर है, फीमेल से ओहा आता है, ओहा निकला फॉलोपियन ट्यूब में आ गया. लेकिन मेल के स्पर्म कमजोर है या फिर मेल के अंदर स्पर्म का काउंट कम है, तो मुझे बताओ ये स्पर्म यहां तक आ पाएंगे क्या, नहीं. स्पर्म इस ओहा तक नेचुरली नहीं आ पाते क्योंकि या तो इसका काउंट कम है या फिर यहां पे ओलिगोस्पर्मिया है या फिर स्पर्म वीक है, तो स्पर्म यहां तक आके फर्टिलाइजेशन नहीं करवा पाते. तो इस केस में अपन क्या करते हैं, लैबोरेटरी में मेल के स्पर्म निकालते हैं और उस स्पर्म को निकाल के अपन क्या करवाते हैं, डायरेक्ट फॉलोपियन ट्यूब में अपन इसको ट्रांसफर करते हैं. तो फॉलोपियन ट्यूब में अपन क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, स्पर्म. क्या ट्रांसफर करवा रहे, स्पर्म. अब ये स्पर्म डायरेक्ट ओहा के पास आने की वजह से इसका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन. फिर यहां पे बनेगा जाइगोट, जाइगोट आएगा, इंप्लांट होगा और बाकी की डेवलपमेंट होती रहेगी. तो यहां पे फॉलोपियन ट्यूब ने
ट्यूब के अंदर अपन ने क्या डाला है? स्पर्म डाला है। स्पर्म क्या है? गैमेट है। मतलब फॉलोपियन ट्यूब के अंदर हमने गैमेट को ट्रांसफर कर दिया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गैमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट कहा जाता है। तो गैमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर कब किया जाता है? जब मेल के अंदर स्पर्म का काउंट कम हो, या स्पर्म के अंदर स्पर्म ना हो तो नहीं बेटा, कम हो, या फिर स्पर्म वीक हो, इस कंडीशन में अपन गिफ्ट करते हैं। और फॉलोपियन ट्यूब के अंदर अगर कुछ ब्लॉकेजेस है तो अपन गिफ्ट करते हैं। मतलब गिफ्ट कब किया जाता है? जब प्रॉब्लम मेल में हो, मेल के अंदर प्रॉब्लम हो। और गिफ्ट कब कर दिया जाता है? तो जब फीमेल के अंदर प्रॉब्लम हो। बात क्लियर है? ये सर नो, तो गिफ्ट हो गया, गिफ्ट हो गया। उसके बाद है ICSI, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक मेथड है जिसके अंदर अपन एक सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ओके, मतलब क्या करते? हमने एक स्पर्म ले लिया, सॉरी एग ले लिया, ये एग है, ये एग का न्यूक्लियस है, और ये इसका साइटोप्लाज्म वगैरह है। तो अपन क्या करेंगे? इंजेक्शन, देखो ये ऐसा निडल है, और निडल के अंदर आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये स्पर्म है। ओके, तो अपन इस एग के अंदर स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इस डायरेक्ट इंजेक्ट करने वाली जो मेथड है इसको ICSI कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ICSI, स्पर्म इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एग यूजिंग फाइन निडल। छोटा सा निडल लेके इसको यहां पर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इसका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और उसके बाद अपन जाइगोट को डेवलप करवाते हैं। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कभी कभी यहां पर इंसेमिनेशन के लिए कोई प्रोबेबल नहीं होता है। इंसेमिनेशन के लिए मतलब किसी फीमेल के पेनिस का इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता, तो जो इंसेमिनेशन है प्रॉपर नहीं हो पाता, तो ऐसे कंडीशन में अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते। मतलब मेल का सीमेन निकालेंगे और कैथेटर की मदद से उसको सर्विक्स के आगे डायरेक्ट यूटेरस में छोड़ देंगे। ओके, समझो कोई मेल है, उसके पेनिस की जो लेंथ है या साइज है बहुत छोटी है, तो ये छोटा सा पेनिस प्रॉपरली इंसेमिनेशन नहीं करवा पाएगा। या फिर कोई मेल होता है जिसका पेनिस प्रॉपरली इरेक्ट नहीं होता है, प्रॉपरली इरेक्शन नहीं आने की वजह से भी वहां पे इंसेमिनेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है? उस मेल का स्पर्म निकाला जाएगा, मतलब सीमेन निकाला जाएगा, स्पर्म नहीं बेटा, सीमेन निकाला जाएगा, और सीरींज की मदद से, कैथेटर की मदद से डायरेक्ट उस फीमेल पार्टनर के यूटेरस में छोड़ दिया जाएगा। तो हमने इंसेमिनेशन कर दिया, लेकिन कैसे? आर्टिफिशियल। तो इस प्रकार की मेथड को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ऐसे कब किया जाता है? जब मेल पार्टनर यहां पे अनेबल हो। अनेबल मतलब उसके अंदर एबिलिटी नहीं है नेचुरल इंसेमिनेशन की, ड्यू टू लो स्पर्म काउंट, तो इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का यूज करवाया जाता है। इसके अंदर अपन यहां पे जो इंसेमिनेशन है डायरेक्ट सर्विक्स के अंदर ही करवा देते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आ सके। ओके, उसके बाद है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन क्या है? तो इंट्रा यूटेराइन डायरेक्ट यूटेरस के अंदर ही इंसेमिनेशन कर देना। नॉर्मली अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में अपन इंसेमिनेशन कहां करते हैं? सर्विक्स के पास करते हैं। लेकिन इंट्रा यूटेराइन, यूटेराइन मतलब अब डायरेक्ट यूटेरस में, दिस टेक्निक somewhat like artificial insemination, only different is that sperm are introduced in uterine cavity of cervix। ये डायरेक्ट यूटेरस में छोड़ देते स्पर्म को। ओके, चलो ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद है स्पर्म बैंक। तो मेथड हो चुके। स्पर्म बैंक क्या है? स्पर्म बैंक मतलब जैसे आपने सीड बैंक नाम सुना होगा बेटा, तो सीड बैंक के जैसा ही आजकल स्पर्म बैंक आ रहा है। जो अच्छे डोनर है, मतलब जिनकी हेल्थ अच्छी है, जो इंटेलिजेंट है, मतलब जो अच्छे सुपीरियर जिसको कहा जाता है, ऐसे मेल का स्पर्म कलेक्ट कर लिया जा रहा है और उसको स्टोर कर लिया जा रहा है। और किसी कपल के अंदर, किसी मेल पार्टनर के पास अस्पर्मिया की कंडीशन है, मतलब उसके पास स्पर्म ही नहीं बनते हैं,
तो ऐसे कपल को माता पिता बनने का सुख अगर प्राप्त करना है तो स्पर्म बैंक से अपन स्पर्म ले सकते हैं, उस फीमेल के क्या कहते हैं उसको, उस फीमेल को जाइगोट या फिर गैमेट ट्रांसफर की मेथड से अपन वहां पे फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। तो स्पर्म बैंक ऐसा है, या फिर जिसको सीमेन बैंक भी कहा जाता है। ओके, ऐसी कंडीशन आजकल डोनर मेल से स्पर्म को कलेक्ट करवा के लिया जा रहा है और जिसको लो टेम्परेचर में रख दिया जाता है। ओके, ये बात है बेटा। ऐसी चीजें चाइना में ज्यादा से ज्यादा चल रही है, जो फॉरेन कंट्री है वहां पे ये चल रहा है, इंडिया में अभी नहीं है। इंडिया में हमारा इतना ज्यादा लोक संख्या बढ़ने का रेट है, हमें हमारे लोगों को रुकवाना पड़ रहा है। अबे रुको सालो, अभी तो रुक जाओ। तो हमारे इंडिया में ऐसी टेक्निक की अभी तो आवश्यकता नहीं है। चाइना वगैरह फॉरेन कंट्री में बचपन से डिब्बे का दूध पी रहे, बचपन से बर्गर पिज्जा कुछ भी खा रहे बेटा, तो उनके जर्म लेयर में सब कुछ डैमेज हो चुका है, तो वहां पे स्पर्म ही नहीं बन पा रहे कुछ लोगों के अंदर, है ना। इसलिए बेटा देसी खाना खाओ, घर का खाना खाओ, गांव की सब्जियां खाओ, रोटी खाओ, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, तब जाके बेटा माँ बाप बनोगे। नहीं तो डिब्बे का दूध पी 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 के आप भी डिब्बा बन जाओगे, फिर डिब्बा बस ऐसे बजाने के काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। ओके, तो ये स्पर्म बैंक का कॉन्सेप्ट था। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ का नहीं है। एडॉप्शन जो है, एडॉप्शन, एडॉप्शन का मतलब है ये एक लीगल प्रोसेस है। एडॉप्शन अभी समझो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, नेचुरल तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, बाकी टेक्निक से भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट में एक चांस बनता है जिसका नाम है एडॉप्शन। ऐसे कपल ने क्या करना चाहिए, किसी एक आध अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहिए, उसको एडॉप्ट करना चाहिए, उसी को अपना बेटा बेटी मान करके अपने दाम्पत्य सुख का आनंद लेना चाहिए। तो ये एडॉप्शन है। लेकिन आपको ये बात है बतानी इंपॉर्टेंट है, आप एडॉप्शन जो कर पा रहे हो वो वहां पर 16 साल के नीचे ही होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, और ऐसे वो मेडिकली फिट वगैरह जो कुछ ऐसी कंडीशन है वो यहाँ पे होती है। तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है जो अपन यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है कॉपर रिलीज्ड बाय कॉपर टी प्ले रोल इन। कॉपर रिलीजिंग आयोडी क्या करता है, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, नहीं बेटा ये लिपलेस लूप करता है। सप्रेसिंग स्पर्म मोबिलिटी ये कर सकता है। सप्रेसिंग फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म ये भी करता है, बी एंड सी ये भी करता है, ए भी करता है। मतलब क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये कौन करता है, लिपलेस लूप करता है, और कॉपर टी क्या करता है, ये दोनों चीजें करती है। ओके, उसके बाद है व्हाट इज जिफ्ट। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। इट फॉलो आईवीएफ, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर आर ट्रांसफर इनटू द यूटेरस। ये जिफ्ट में नहीं होता है, जिफ्ट में होता है जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर कंपोज्ड ऑफ। इसके अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली, नहीं बेटा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्टेरॉन टेस्टेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन। बेटा टेस्टेस्टेरॉन तो मेल हार्मोन है, तो ये कॉम्बिनेशन है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ए और बी यहां पे नहीं हो सकता। टेस्ट ट्यूब बेबी रेफर टू अ बेबी बॉर्न इन टेस्ट ट्यूब, नहीं बेटा टेस्ट ट्यूब में बॉर्न होता है क्या, ओहम मेड ऑफ फर्टिलाइजेशन इंट्रोविट्रो implanted into uterus, a method of tissue culture। टिश्यू कल्चर है क्या, नहीं। an ovum made to fertilize in vitro and then implant into uterus, yes बेटा ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नन ऑफ द अबव है क्या, नहीं है। उसके बाद है डायफ्रागम सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स आर, ये क्या है, फॉर फीमेल ओनली, फॉर मेल ओनली, फॉर मेल एंड फीमेल, नन ऑफ द अबव। मेल के लिए नहीं बेटा फीमेल के लिए है, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये आज का आपका लेक्चर था जो कि बहुत ही थियोरेटिकल पार्ट है, इसके अंदर ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल तो नहीं था, थियोरेटिकल पार्ट है। इसके कुछ एमसीक्यू मैंने डिस्कस करवाया और आपका काम बनता है और सारे एमसीक्यू को आप डिस्कस करवाए। जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली रिवाइज करो, प्रैक्टिकली मतलब उसका थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में जो लिखवा के दिया है उसको थोड़ा सा रिवाइज करो। और इस टॉपिक से बेटा नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, सीटी में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और आपका जो बोर्ड का
टॉपिक है, बोर्ड के अंदर भी यहां से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, तो बी प्रिपेयर। ओके, इस टॉपिक को अच्छे से करो। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते बेटा एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए इसी जोश और एक नए अंदाज में। तब तक बेटा पढ़ते रहना और देखते रहना बायोलॉजी विद योर ओन एंड ओनली पीएम सर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।